और इसके बाद खबरें विस्तार से यूपी की बात करेंगे। यूपी में बीजेपी के हार की समीक्षा रिपोर्ट तैयार। 15 पेज की रिपोर्ट में बीजेपी के हार के 12 कारण। 78 लोकसभा में 40 टीमों ने की हार की समीक्षा। 78 लोकसभा क्षेत्रों में 40 टीमों ने की हार की समीक्षा। एक लोकसभा में करीब 500 कार्यकर्ताओं से बात। पूरे प्रदेश में करीब 40,000 कार्यकर्ताओं से हुई बात। बीजेपी राष्ट्रीय बैठक में रखी जाएगी रिपोर्ट। वहीं समीक्षा में बीजेपी के वोटों में गिरावट। समीक्षा में बीजेपी के वोटों में गिरावट। वोट शेयर में करीब 8% की गिरावट। ब्रज, पश्चिम, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र में 2019 के मुकाबले सीटें हुई कम। ब्रज, पश्चिम, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध और काशी, गोरखपुर क्षेत्र में 2019 के मुकाबले सीटें हुई कम। सपा को पीडीए के वोट मिले। गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, एससी का वोट सपा को मिला। विपक्ष के संविधान संशोधन के बयानों से हुआ नुकसान। बयानों से पिछड़ी जातियां बीजेपी से हुई दूर। तो ब्रज, पश्चिम, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, काशी में बीजेपी को हुआ नुकसान। सीटों को लेकर सीट और वोट शेयर में कमी दर्ज की गई। गोरखपुर क्षेत्र में 2019 के मुकाबले सीटें हुई कम। समाजवादी पार्टी के पीडीए की रणनीति पर कई जातियों ने डाला अपना वोट। इसके अलावा गैर यादव, एससी, एसटी का वोट समाजवादी पार्टी को मिला। संविधान संशोधन के बयान पर पिछड़ी जातियां बीजेपी से हुई दूर। यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा रिपोर्ट तैयार। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, समीक्षा रिपोर्ट जिस तरह से सामने आ चुकी है, जानकारी यहां पर मिल रही है कि 15 पेज की समीक्षा रिपोर्ट में 12 कारण दर्शाए गए हैं और कई जगह पर कम वोट शेयर, कम सीटें होना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कुछ खास कारण रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं? बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के यूपी में बीजेपी के नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की अपेक्षा के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं थे और शायद यही वजह रही है कि बीजेपी काफी हद तक इसमें देखें तो नतीजों से मायूस नजर आई है। वजह क्या रही है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से बाकायदा टीमों का गठन किया गया था। 78 सीटों के लिए 40 टीमें जो थी वो गठित करी गई थी। हर एक टीम में जो सदस्य थे वो 2-2 लोकसभा सीट में गए और वहां पर जाकर हार की क्या कुछ वजह रही है या जहां पर प्रत्याशी जीते हैं वहां पर जीतने में क्या कुछ चीजें अहम रही थी और जो वोट परसेंटेज घटा है उसके पीछे की क्या वजह थी, इन सभी बिंदुओं पर जो है वो रिपोर्ट तैयार करी गई है। और रिपोर्ट में जो माना जा रहा है, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो संविधान के अंदर परिवर्तन करने की जो बात थी उससे सबसे ज्यादा बीजेपी जो है वो नुकसान हुआ है। इसके अलावा प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं उसमें जिस तरीके से पेपर लीक के जो मामले आए हैं उसके जरिए युवाओं का जो वोट है वो बीजेपी को नहीं मिला। इसके अलावा उनके जो परिजन है उन लोगों के अंदर भी आक्रोश जो है वो सरकार के खिलाफ देखने को मिला। और जो संविधान परिवर्तन की जो बात थी, 400 पार का जो नारा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। तो ये अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक इनिशियल जो स्टेज पर बीजेपी की जो रिपोर्ट तैयार हुई इसमें ये सभी कारण जो है वो बताए गए हैं कि आखिर वोट परसेंटेज क्यों कम हुआ है। इसके अलावा जो दलित समुदाय है या फिर ओबीसी वर्ग के जो मतदाता हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है पार्टी से टूटे हैं और वो दूसरी पार्टी को और उनके जो मतदाता वोट हैं वो सिर्फ हुए, वो जो भरोसा जीतने में बीजेपी कह सकते हैं उनमें कामयाब नहीं रही है। तो ये कई जो बिंदु हैं अलग अलग इस तरीके के 12 बिंदु जो हैं वो रिपोर्ट में तैयार करे गए हैं और ये रिपोर्ट जो है आज यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद माना जा रहा है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर ये बैठक होगी उसमें इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि हार की क्या कुछ वजह रही, क्योंकि प्रदेश के अंदर जहां बीजेपी के पास में आप देखें 2014 में सीटें थी या जो 2019 में उसके मुकाबले आप 2024 में देखें तो महज 33 सीटें ही बीजेपी के पास में रही। तो इसका क्या कुछ वजह रही है, क्योंकि बीजेपी सबसे अहम जो रहा अयोध्या को लेकर, क्योंकि जहां पर बीजेपी को पूरी उम्मीद थी और अयोध्या के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी, उस सीट को भी बीजेपी हारी। तो जाति समीकरणों को साधने में, प्रत्याशियों के चयन में, इसके अलावा सबसे जो एक अहम कारण जो रहा है प्रियंका वो उसमें बताऊं, जो कार्यकर्ता हैं वो काफी अपने आप को उपेक्षित महसूस किए हैं। इस बात को भी रिपोर्ट में बताया गया है। उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था, जिले में जो अधिकारी थे वो उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे, उनको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही थी। तो कार्यकर्ता भी जो है वो चुनाव में बहुत मन से नहीं लगे थे। इस बात का भी शायद जिक्र जो है जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में किया गया है, उसको भी जो है शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। तो ये सारी अहम जो वजहें हैं वो फिलहाल अभी प्राथमिक तौर पर मानी जा रही है कि जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का जो ग्राफ है वो इतना नीचे गया है। प्रियंका,
जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कई कारण यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को लेकर और समाजवादी पार्टी की पीडीए की रणनीति जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम करके गई है, समाजवादी पार्टी को उसका भरपूर फायदा मिलता हुआ नजर आया है। पिछली बार की बात करें तो 2019 में तमाम ऐसी जातियां जो बीजेपी के साथ आई थी वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ रही हैं। तो क्या लगता है आपको, समीक्षा रिपोर्ट आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट के बाद नई रणनीति पर काम कर सकती है? क्योंकि दलित को साधने के लिए, SC ST को साधने के लिए भले ही लाख संदेश देने की कोशिश की जाए केंद्र से लेकर अलग अलग राज्यों और पूरे देश की राजनीति में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसका पूरा फायदा उत्तर प्रदेश में खासतौर से नहीं मिल पाया। प्रियंका देखिए, बीजेपी की कार्य पद्धति का एक हिस्सा है कि वो चाहे जीते या फिर हारे, वो हर चीज की समीक्षा करती है और उसमें देखती है कि क्या वजह रही है जिसकी वजह से उसको जीत का जो है वो स्वाद मिला है। कई जगह पे जो हार मिली तो उसके पीछे की क्या कुछ वजह रही है, तो इन सभी चीजों को बीजेपी समीक्षा के जरिए समझने का प्रयास करती है और वो इस बार भी देखने को मिला है। और सबके पीछे की वजह रहती है कि जब अगले चुनाव आए, जब दोबारा इस तरीके की रणनीति बनानी हो तो उन सब चीजों से सबब लिया जा सके। तो कहीं ना कहीं अब जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर अभी बाई इलेक्शन भी होने हैं, तो ऐसे में उन पर कौन कैंडिडेट होंगे, क्या रणनीति होगी, क्या मुद्दे होंगे, उस पर भी बीजेपी इस रिपोर्ट के जरिए ही अपनी रणनीति में जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है और उसके जरिए ही अब बाकी सीटों पर जो अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी। तो ये काफी हद तक माना जा रहा है कि जो अब 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उस पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं चाहेगी कि उन सीटों पर अधिक से अधिक कैंडिडेट से जीते, ताकि जो मनोबल कहीं ना कहीं टूटा है या जो एक कह सकते मोराल जो डाउन हुआ है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, पार्टी का, संगठन का, वो फिर से बूस्टअप हो। तो उसको लेकर कह सकते हैं, हालांकि टीमें भी आप देखें तो बना दी गई है, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, हर एक सीट पर जो है वो बीजेपी के मंत्री जाएंगे। खुद योगी आदित्यनाथ जो है वो हर एक सीट की कमान खुद संभाले हुए हैं, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, किसको टिकट दिया जाएगा, क्या हुआ, इन सब चीजों पर जो है वो खुद जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं कमान जो है वो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने संभाली हुई है। वजह यह है कि इन 10 सीटों के जरिए जो नतीजे होंगे वो काफी हद तक 2027 के चुनाव को प्रभावित करेंगे और मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि ठीक है 2024 में बीजेपी की भले हार हुई, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के दमखम के साथ में जो है वापस आई है और उसमें जो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की जो बात कही जाती है उसको पूरी तरीके से करने में कामयाब रही। तो इसलिए ये रिपोर्ट जो है इन 10 सीटों के अंदर में प्रत्याशियों का चयन करना, रणनीति को बनाने में काफी अहम रहने वाली है। जी बिल्कुल प्रियम, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। अयोध्या की रुदौली कोतवाली में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि रुदौली पुलिस की तरफ से अभी पुराने ही कानून के तहत FIR दर्ज की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रुखसाना बानो की तरफ से एक तहरीर दी गई थी जिस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 366 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है, जिसका FIR नंबर 0319 है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से देश में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो चुके हैं, बावजूद इसके पुराने कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप लगा है, कहीं ना कहीं नए कानून लागू होने के बाद पुराने कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज करना कानून का बड़ा उल्लंघन यहाँ पर माना जा रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस विभाग की तरफ से निकलकर सामने आती है। लेकिन यह खबर निकलकर सामने आई है कि IPC की धारा के तहत ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। रुदौली पुलिस पर ये आरोप लगाए गए हैं। देश में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो जाने के बाद भी रुदौली पुलिस ने जिस तरह से IPC की धारा 366 के तहत FIR दर्ज की है, FIR का नंबर भी यहां पर मेंशन किया गया है 0319। ये FIR का नंबर है जिसके तहत FIR दर्ज की गई है, लेकिन इस पर पुलिस जिस तरह से कानून का उल्लंघन करती हुई पाई गई है, पुराने कानून के तहत FIR को दर्ज किया है। उसके बाद देखना ये होगा कि आगे की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह से इस उल्लंघन पर, इस कार्रवाई पर आगे काम किया जाता है पुलिस विभाग के द्वारा और साथ ही साथ आला अधिकारियों के द्वारा भी। तो रुदौली में कानून ही कानून की रक्षा कर पाने में समर्थ नहीं है। और इसी खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता विनय मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विनय, जिस तरह से रुदौली से ये मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि IPC की धारा के तहत FIR दर्ज की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है और क्या कार्रवाई इस पर होगी आगे? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जबकि कल से जो देश में जो है 3 नए कानून लागू हो गए हैं, तो इसके लिए जो है जगह जगह पुलिस विभाग जो है प्रचार प्रसार भी कर रहा है, लोगों को जानकारी भी दे रहा है अपने थाने में जो संबंधित लोगों को बुला करके। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए अयोध्या के रुदौली कोतवाली की, तो यहाँ पे कल भी जो मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि कल ही देश में ये कानून लागू हुआ
और इन्होंने जो मुकदमा दर्ज किया है वो FIR नंबर 0319 में जो है भारतीय दंड संहिता जो 1860 है उसमें 366 की धारा में दर्ज किया गया है, जबकि जो है जो 51 साल का जो पुराना IPC की जगह पे जो है BNSS की जो नई धारा है जो है लाई गई है। लेकिन यहाँ पे रुधौली पुलिस को जो शायद इसकी जानकारी नहीं है क्या वह मामला है, जिसकी वजह से जो है उन्होंने पुराने उस पे जो है मुकदमा दर्ज किया है, जो अपने आप में बिल्कुल हास्यास्पद नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा देश में जो है कल से नए कानून के लिए प्रचार प्रसार भी हो रहे हैं और 51 साल पूरे के जो CRPC की जगह पे जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा जो संहिता है BNSS वो भी लागू कर दी गई है और भारतीय दंड संहिता की जगह पे जो है BNS लागू किया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA को लागू कर दिया गया। जी, लेकिन विनय यहाँ पर ये बड़ा उल्लंघन है और जिस तरह से पूरे देश में इस कानून को लेकर चारों तरफ से बयान आ रहे हैं, जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट्स में ये जानकारी पहले ही फॉरवर्ड कराई जाती है और उसका एक पूरा एक प्रॉपर तरीका होता है जिसके आधार पर आगे काम होना होता है। तो ऐसे में अगर ये रुधौली पुलिस स्टेशन पे इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, लोगों को जानकारी नहीं हुई, तो भी ये कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की तरफ से लापरवाही दर्शाता है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं यहाँ पे रुधौली पुलिस की भारी लापरवाही देखने को मिली है और कल यहाँ पे कैंप भी लगा था, लोगों को जानकारी भी दी जा रही थी और SP के द्वारा भी जो है यहाँ पे एक PDF भी भेजी गई है जो धारा से संबंधित है, जो पुरानी धारा है उसको खत्म करके नई धारा में जो कन्वर्ट हुई है। तो अगर जो मुंशी मुकदमा दर्ज करता है तो काफी बारीकी से देखने के बाद ही मुकदमा दर्ज करे, लेकिन यहाँ पे जो है रुधौली पुलिस की जो भारी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली है। जी बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्या पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है? आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? क्या इसे कैंसिल करके दोबारा FIR लिखी जाएगी? जी, अब इस मामले में को लेकर के जो है SP ग्रामीण को फोन मिलाया गया था, लेकिन फोन रिसीव न होने की वजह से जो है उनसे जानकारी नहीं मिल सकती, लेकिन जल्द ही जो उनसे जानकारी लेने के बाद जो है पूरा मामला उनके संज्ञान में लाया जाएगा। उसके बाद देखा जाता है कि पुलिस के विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल विनय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस कानून के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस प्रशासन पर यह बड़ा आरोप लगा है, रुधौली पुलिस पर यह आरोप लगा है और यहां पर साफ तौर पर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि कानून का सीधे सीधे, नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन किया गया है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबरों को लेकर। यूपी में 10 सीटों पर होंगे उपचुनाव। 10 सीटों के लिए बीजेपी ने उतारी टीम। 10 सीटों पर 16 मंत्रियों की उतारी गई टीम। 16 मंत्रियों में सहयोगी दल के मंत्री भी शामिल। 10 सीटों में 5 सीटों पर था बीजेपी का कब्जा। बीजेपी ने सभी 10 सीटों को जीतने की बनाई रणनीति। 10 सीटों के लिए बीजेपी ने उतारी अपनी टीम। 10 सीटों में 5 सीटों पर था बीजेपी का कब्जा। 5 पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी। बीजेपी ने सभी 10 सीटों को जीतने की बनाई है रणनीति। तो उपचुनाव में 10 सीटों पर घमासान और संग्राम की तैयारी। उत्तर प्रदेश में समीक्षा रिपोर्ट के साथ ही साथ जिस तरह से लोकसभा के चुनाव की हार की कई सीटों पर एक तरफ बीजेपी के संगठन में समीक्षा हो रही है, तो वहीं 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी तैयारी और रणनीति पूरी तैयार की जा चुकी है। 10 सीटों पर जीतने की रणनीति के साथ ही साथ टीम और उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा और मंथन जारी। दस सीटों के लिए बीजेपी ने उतारी अपनी टीम। सीएम योगी ने अपने हाथों में ली उपचुनाव की कमान। 10 सीटों पर 16 मंत्रियों की टीम मैदान में होगी। 16 मंत्रियों में सहयोगी दल के मंत्री भी शामिल। तो आपको बता दें कि 10 सीटों में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पहले से कब्जा बरकरार है। 5 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई थी। ऐसे में उपचुनाव में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ ही साथ सहयोगी दलों के मंत्री भी 10 सीटों पर उपचुनाव में टीम की तरह उतरकर बीजेपी को जिताने के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। तो 10 जुलाई को बीजेपी और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की अगर बात करें तो 10 सीटों पर उपचुनाव की रणनीति तैयार हो रही है। एक तरफ समीक्षा रिपोर्ट सामने आई है और दूसरी तरफ उपचुनाव की रणनीति। जी बिल्कुल, जिस तरह से यूपी विधानसभा का जो उपचुनाव होना है 10 सीटों को लेकर, उसको लेकर अब
ये बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ गई है। और आज की बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर अपने मंत्रियों के साथ मंथन किया और साथ ही साथ उपचुनाव की सारी कमान अपने हाथों में ले रखी है और एक रणनीति बनाई गई है कि 10 सीटों पर होने वाले चुनाव में सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो है मैदान में उतर जाए और किसी भी हाल में अब यह सीटें जो है हारनी नहीं चाहिए, साफ निर्देश यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और बता दें कि जिस तरह से अब यूपी के उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए दांव खेलेगी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पीडीए की कार्ड भी ढूंढ ली है और सूत्रों का यह दावा है कि अब जो गैर यादव ओबीसी वोटर है उनको साधने के लिए पूरी तरह से जुगत में भी बीजेपी लग चुकी है। अगर बात करें एमएलसी चुनाव को लेकर तो एमएलसी चुनाव के जरिए ही अब कहीं न कहीं ओबीसी कार्ड बीजेपी ने खेला है। और आज जो बैठक हुई उसमें भी तमाम ऐसी रणनीति बनाई गई मंत्रियों के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि कहीं न कहीं बड़ा मजबूत किलेबंदी बीजेपी करने की तैयारी में है और समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से उपचुनाव में घेरने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है। क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि अगर उपचुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिली तो कहीं न कहीं इसका असर 27 के रण में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी की कोर कमेटी लगातार लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त को लेकर जो है मंथन कर रही है, एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कई पहलुओं को दर्शाया भी गया है। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई खामियां भी दिखाई गई है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 10 उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है, रणनीतिक तैयारी की शुरुआत कर दी गई है और जाहिर सी बात है लोकसभा चुनावों में कहीं न कहीं झटका लगने के बाद एक बार फिर से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर माना जाता है कि चुनावी मोड में रहती है, खास तौर से समीक्षा रिपोर्ट जो सामने आई है और उसमें जो कमियां उजागर की गई हैं, तो क्या आपको लगता है कि 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी जो रणनीति बनाई जाएगी अब उस समीक्षा रिपोर्ट का भी उसमें अहम योगदान होगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रियंका, जिस तरह से समीक्षा की गई, मंथन किया गया लोकसभा चुनाव में बड़ी शिकस्त पर तमाम जो है जिलों से रिपोर्ट आई और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में जो खामियां हैं उसका भी जिक्र किया गया है और सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में अंतर कला का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि कई ऐसी स्थिति रही जहां पर अंतर कला और घात के चलते बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ दलित और ओबीसी वोटों को जिस तरह से करने के बजाय नजरअंदाज किया गया और इसका खामियाजा कहीं न कहीं बीजेपी प्रत्याशियों को भुगतना पड़ा, इस पर भी पूरी तरह से मंथन चल रहा है। और जो बड़बोले बयानबाजी करने वाले जो नेता और मंत्री थे। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।